गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो मैंने कहा था आपसे कि अपन लास्ट मौलिक अधिकार को आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये लास्ट मौलिक अधिकार है जिसे अपन नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। जो संविधान, हम भले ही कहते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, है ना, तो वास्तविक रूप से 5 तो अधिकार हैं, लेकिन जो ये 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अधिकार नहीं है। ये क्या है? जो 5 मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये जो 5 मौलिक अधिकार संपूर्ण भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, इन 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, है ना, इन 5 मौलिक अधिकारों को निलंबित ना रखा जाए, है ना, तो इसकी सुरक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर रखा गया है? अनुच्छेद 32 के ऊपर। और अनुच्छेद 32 को अपन नाम क्या देते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अधिकार ना होकर ये उपर्युक्त 5 मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। कैसे करता है ना, ये भी देखें। अनुच्छेद 32 का सर्वाधिक महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये जो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा कर रहा है। और कैसे कर रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उन 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और उल्लंघन कौन करेगा? राज्य करेगा, है ना। तो अगर उल्लंघन हो रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उन मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार संविधान नागरिकों को प्रदान करता है। वास्तविक रूप से देखें तो 5 अधिकार हैं और 6वां उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक। कैसे सुरक्षा करता है? जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उन अधिकारों का उल्लंघन राज्य के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालते हैं, है ना। और इन 5 रिटों के माध्यम से ये मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। अब यहाँ पर राज्य शब्द आया। संविधान के अनुच्छेद 12 में मैंने जब आपको राज्य पढ़ाया था तो राज्य की 4 कैटेगरी पढ़ाई थी, एक संघ की, एक राज्य की, एक स्थानीय की और एक अन्य अधिकरण की। तो अगर संघ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें निकालेगा, और अगर राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, स्टेट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट निकालेगा, है ना। तो जो 6वां मौलिक अधिकार है, ये अधिकार ना होके बल्कि उपर्युक्त 5 अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है, ठीक। इस अगर हम मौलिक अधिकार को देखें या अनुच्छेद 32 को देखें तो अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे, ना कह के अगर ये बोले कि एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान का, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। क्लियर? कैसे? एक क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में कि संविधान की आत्मा क्या है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा क्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगर क्वेश्चन आता है संविधान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना या उद्देशिका। क्लियर? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाए और लैंग्वेज कर दी जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो हमारा यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं माना है, बल्कि संविधान की आत्मा किसे माना है? संविधान के अनुच्छेद 32 को। कारण क्या है? पूरे के पूरे संविधान में अगर हम देखें, है ना, इसके सभी 22 के 22 भाग, 395 पूरा संविधान देखें, तो अगर कहीं पर नागरिकों को अगर अधिकार मिल रहे हैं तो वो कहां मिल रहे हैं? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में, है ना। और कितने मिल रहे हैं? 5, है ना। 6वां सुरक्षा कर रहा है। अगर 6वां मौलिक अधिकार सुरक्षा करने वाला ना होता या अनुच्छेद 32 संविधान में ना होता, है ना, तो क्या 5 मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता था? नहीं। जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, नीति निर्देशक तत्वों में संविधान नीति निर्देशक तत्व राज्य को, व्यक्तियों को प्रदान नहीं करता है,
संविधान नीति निर्देशक तत्व किसे प्रदान करता है? राज्य को। दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार संविधान व्यक्तियों को प्रदान करता है ना, और नीति निर्देशक तत्व संविधान राज्य को प्रदान करता है। और संविधान राज्य से कहता है नीति निर्देशक तत्वों के लिए कि आप इन्हें तभी लागू करें जब आपके पास क्या हो? पर्याप्त संसाधन हो। क्लियर? लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए राज्य से संविधान क्या कहता है कि संसाधन हो या ना हो, आपको मौलिक अधिकार लागू ही करने पड़ेंगे। और अगर लागू नहीं करते हो तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से क्या कराया जा सकता है? परिवर्तन कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है। क्लियर? तो जब डॉक्टर अंबेडकर साहब से पूछा गया कि संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि जिस भाग के बिना या जिस अनुच्छेद के बिना संविधान निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, जिस भाग के बिना या जिस अनुच्छेद के बिना संविधान निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग सार्थक है ना, यह संविधान के किस अनुच्छेद के बिना संविधान निरर्थक है, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाए तो मैं कहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के बिना संविधान निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि यही भाग है, भाग 3 है, और भाग 3 का अनुच्छेद 32 है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्लियर हुआ? ठीक। एक किस प्रकार से सुरक्षा करेगा मौलिक अधिकारों की, ये देखते हैं, है ना। तो मैंने कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जब 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें निकालता है, और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के हाई कोर्ट भी कितने प्रकार की रिटें निकालते हैं? 5 प्रकार की। और इन 5 प्रकारों की रिटों से ये ऊपर के 5 मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसमें पहली रिट क्या है। दोनों की रिटें एक जैसी हैं, नाम एक है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों की रिटों में, और जो इनमें अंतर है दोनों में वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले 5 रिट एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर इसकी रिट में और इसकी रिट में क्या अंतर है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर? जो पहली रिट है उसे अपन नाम देते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं हेवियस कार्पस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कार्पस, समझ में आया? इसमें क्या है ये देखते हैं। ठीक, इस रिट के माध्यम से, है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट निकाल रहा है तो हाई कोर्ट, है ना। इस रिट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, इस रिट के माध्यम से न्यायालय, है ना, 2 व्यक्ति रहेंगे, एक गिरफ्तार करने वाला और एक गिरफ्तार होने वाला। क्लियर? तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है। अब समझना, यहां से 5 रिटों में अलग अलग प्रकृति है इनकी, है ना। कुछ रिटें आदेशात्मक हैं, कुछ रिट विवेकाधीन है, आपके विवेक पर निर्भर है, माने या ना माने, है ना, और कुछ रिट न्यायिक है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आया करता है, हमेशा इन रिटों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो पूछ लेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है आदेशात्मक, विवेकाधीन, न्यायिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई भी। क्लियर? तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण में शब्द क्या आया है? आदेश, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है, आदेशात्मक रिट हो गई, यह आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। सशरीर, सशरीर का मतलब है ऐसा नहीं कि गिरफ्तार किया, उसे इतना मारा पीटा कि उसके हाथ पैर टूट गए और आपने बोरी में लपेट के उसे न्यायालय में रखा है, ये नहीं। क्लियर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर छुट्टी है तो न्यायाधीश के घर में प्रस्तुत करें, अगर वो भी कंडीशन नहीं है तो टेलीफोन के माध्यम से न्यायाधीश को अवगत कराएं। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को सुरक्षा प्रदान करती है, और यह रिट कैसी है? आदेशात्मक। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। रिट कैसी है? आदेशात्मक। क्लियर हुआ? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आदेशात्मक रिट है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्लियर? उसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। अर्थात यह रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर हुआ? दूसरी रिट देखते हैं। दूसरी रिट है परमादेश। ध्यान रखना, परमादेश इंग्लिश में बोलते हैं मैंडामस। ठीक, परमादेश, परम आदेश, और परम का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्लियर हुआ? परम आदेश। ये जो परमादेश रिट है ये आदेशात्मक नहीं है, ये विवेकाधीन है ना, विवेकाधीन है। यानी इसे मानना या ना मानना किस पर निर्भर करता है? आपके विवेक पर, है ना। और ये रिट है क्या, ये समझिए। ठीक, परमादेश रिट के माध्यम से न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, सार्वजनिक, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है, सार्वजनिक पद का मतलब है सरकारी पद, है ना, क्योंकि सरकारी पद आपका नहीं है। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद के जितने कर्तव्य, जितने कार्य हैं वो सब आपको करने पड़ेंगे। क्लियर? लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है ना, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, बात समझिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है जिस पद से बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हैं। क्लियर? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है और अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है ना, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देता है। क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान देना, हमारे देश के जो सबसे बड़े सार्वजनिक पद हैं, संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, है ना। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल सार्वजनिक पद पर बैठे हैं और अगर ये दोनों अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं करेगी। ये इसका अपवाद है। क्लियर? तो परमादेश क्लियर हुआ? परमादेश का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर बैठा है जिस पद से बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी हैं और वो अपने पद पर बैठे हुए पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय, है ना, परमादेश रिट जारी करेगा और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की क्या देगा? सलाह देगा। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होगी। रिट कैसी है? विवेकाधीन। ये थी आदेशात्मक और यह है विवेकाधीन। ठीक, तीसरी की बात करते हैं अपन। जो तीसरी रिट है उसे अपन नाम देते हैं प्रतिषेध। ध्यान दीजिएगा, तीसरी रिट को नाम देते हैं प्रतिषेध, है ना। इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। जो प्रतिषेध है ये न्यायिक रिट है ना, न तो आदेशात्मक है न विवेकाधीन है, बल्कि क्या है? न्यायिक है। क्लियर? प्रतिषेध न्यायिक रिट है। न्यायिक रिट का मतलब है कि एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को जारी करता है। क्लियर? ठीक, और निश्चित सी बात है जब एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को जारी करेगा तो जो बड़ा न्यायालय होगा वो छोटे न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट के विरुद्ध, है ना, और हाई कोर्ट जारी करेंगे जिला कोर्ट के विरुद्ध, है ना। और जिला कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता नहीं है, दो ही संस्थाएं रिट जारी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। तो न्यायिक रिट है प्रतिषेध। बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट जारी करेंगे जिला कोर्ट को। ठीक, न्यायालय जारी करेंगे, न्यायिक रिट है। होता क्या है ना, इसमें ये अपन को ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई एक केस है, मुकदमा है ना, जो किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वो हाई कोर्ट उस मुकदमे पर सही डिसीजन नहीं कर रहा है या कोई गलती कर रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध कौन सी रिट निकालेगा? प्रतिषेध रिट, है ना। और प्रतिषेध रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा कि आपके यहाँ जो मुकदमा या केस चल रहा है उस मुकदमे की कार्यवाही को आप क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। कब तक के लिए? जब तक हम आपको पुनः आदेशित ना करें, सिर्फ मुकदमे की कार्यवाही को रोका जाएगा। क्लियर? तो प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है। बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। इसमें होता क्या है? अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रोकने का आदेश शीर्षस्थ न्यायालय देता है। क्लियर? जो चौथी रिट है उसे बोलते हैं उत्प्रेषण, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है डिस्पैच। और ये भी क्या है? एक न्यायिक रिट है। यानी इसमें भी एक बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा या शीर्षस्थ न्यायालय
अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करेगा। क्लियर? इसमें क्या होना है, मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई केस चल रहा है और शीर्षस्थ न्यायालय को लगता है कि इसमें सही डिसीजन नहीं होगा, तो यहां पर शीर्षस्थ न्यायालय मुकदमे को रोकेगा नहीं, बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को या तो अपने पास मंगा लेगा या किसी अन्य दूसरे न्यायालय में क्या करवा देगा, स्थानांतरित करवा देगा। क्लियर? तो ये दोनों न्यायिक रेट हैं। शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करते हैं, है ना। प्रतिषेध में शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रोकने का आदेश देगा, जबकि उत्प्रेषण में शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को या तो अपने पास मंगा लेगा या उसे दूसरे न्यायालय में क्या कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। क्लियर? जो पांचवी रेट है उसे अपन नाम देते हैं अधिकार प्रच्छा, है ना, अधिकार प्रच्छा। इंग्लिश में से बोलते हैं क्वा वारंटो। क्लियर? इंग्लिश में से बोला जाता है क्वा वारंटो या अधिकार प्रच्छा, है ना। इसमें समझना थोड़ा क्या होता है, जो अधिकार प्रच्छा रेट है या क्वा वारंटो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका अधिकार क्या है। अधिकार प्रच्छा क्वा वारंटो शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठा है या आसीन है ना, जो उस पद पर बैठने की योग्यता नहीं रखता है। ध्यान दीजिएगा, अधिकार प्रच्छा क्वा वारंटो का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर बैठा है जिस पद पर बैठने की योग्यता वो नहीं रखता है ना, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्रच्छा की रिट जारी करके उससे ये पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आपकी योग्यता क्या है जो आप इस पद पर बैठे हैं, है ना। और अधिकार प्रच्छा रिट के कारण ही न्यायालय प्रक्रिया में दो शब्द आए हैं, है ना। जो पहला शब्द आया है उसे हम नाम देते हैं लोकहितवाद, लोकहितवाद, या दूसरा नाम देते हैं जनहित याचिका। ठीक, जनहित याचिका, है ना। और दूसरा शब्द आया है न्यायिक सक्रियता, ये शब्द आया है न्यायिक सक्रियता। अब समझना इसे, न्यायिक सक्रियता, लोक हितवाद, लोक का मतलब पब्लिक, सभी का हित, और जनहित मतलब संपूर्ण जनता का हित, है ना। ये जनहित याचिका है, इंग्लिश में से बोला जाता है PIL। क्लियर? और दूसरा क्या है, न्यायिक सक्रियता। ठीक, लोकहितवाद, ये जनहित याचिका के जो जनक हैं, जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती साहब। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मुद्दा है ना, उस जनहित याचिका में एक सिस्टम चेंज हुआ है। अब अभी तक जनहित याचिका में क्या होता था कि मान लीजिए जैसे दो व्यक्ति हैं, है ना, उन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ गया जो उस पद पर बैठने की योग्यता नहीं रखता है ना, और दूसरा व्यक्ति जो उस पद पर बैठने की योग्यता रखता है वो उस पद तक नहीं पहुंच पाया, है ना। तो जो पद पर नहीं पहुंच पाया वो व्यक्ति न्यायालय जाएगा और कौन सी याचिका लगाएगा, जनहित याचिका, है ना। जनहित याचिका में न्यायालय सुनवाई करेगा और अधिकार प्रच्छा रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछेगा कि यहाँ पर बैठने का आपका अधिकार क्या है। ये अभी तक था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब चेंज क्या हुआ है कि जिस व्यक्ति का अहत हुआ है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जरूरी नहीं है वही व्यक्ति न्यायालय में जाकर याचिका लगाए, है ना, दूसरे व्यक्ति भी लगा सकते हैं। और यहां तक व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति याचिका नहीं लगाता है तो न्यायालय सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या न्यूज चैनलों के माध्यम से अगर न्यायालय को ये चीज अवगत होती है कि यहां पर अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है। जरूरी नहीं आपको याचिका लगाने की, न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार प्रच्छा की रिट जारी करके उससे अधिकार के बारे में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जो दूसरा शब्द न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है, हमारे देश में 3 संगठन है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग है, तीनों के अलग अलग काम है ना। लेकिन जब कभी न्यायपालिका अपने न्यायिक अधिकारों से आगे बढ़कर जब कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है तो इसे अपन नाम क्या देते हैं, न्यायिक सक्रियता। अर्थात न्यायपालिका अपने अधिकारों से आगे बढ़कर जब कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो नाम क्या दिया जाता है, न्यायिक सक्रियता। क्लियर? तो ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। ये कोई अधिकार नहीं है बल्कि ये ऊपर के 5 अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है ना। और सुरक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें निकालता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी कितनी रिटें निकालता है, 5। दोनों की सेम रिटें हैं। ठीक, पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण,
हैबियस कॉर्पस आदेशात्मक रिट है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर शासकीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। परमादेश मैंडामस विवेकाधीन रिट है, सार्वजनिक पद पर बैठा अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध कौन सी रिट निकालता है? परमादेश। प्रतिषेध प्रोहिबिशन एक शीर्ष न्यायालय, बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के विरुद्ध निकालता है, छोटे न्यायालय में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रोकने का आदेश देता है। प्रतिषेध डिस्पैच बोलते हैं। शीर्षस्थ न्यायालय, ये बड़ा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय छोटे न्यायालय के विरुद्ध निकालेगा और छोटे न्यायालय में चल रहे मुकदमे को या तो अपने पास मंगा लेगा या किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करा देगा। ठीक। अधिकार परीक्षा क्वाबारंटो शाब्दिक अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है, मतलब आप किसी ऐसे पद पर बैठे हैं जिस पद पर बैठने की योग्यता आपके अंदर नहीं है। क्लियर है ना? तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट निकाल के आपसे उस पद की योग्यता के बारे में पूछेगा और इससे दो शब्द आए, लोकहितवाद जनहित याचिका या PIL। क्लियर? इसका जनक PN भगवती है ना। जिस व्यक्ति का अहत हुआ है वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर जनहित याचिका लगाएगा और न्यायालय उसके विरुद्ध क्या निकालेगा? जिसने उसके अधिकारों का हनन किया है तो उसके विरुद्ध क्या निकालेगा? अधिकार परीक्षा रिट। क्लियर? लेकिन व्यवस्था चेंज हो चुकी है, पहले आपको खुद लगानी पड़ती थी, है ना। अब क्या हो गया है? दूसरे व्यक्ति भी लगा सकते हैं। और क्या हुआ है? कोई ना लगाए, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनलों से न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर अपना डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता। 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्य हैं। क्लियर? लेकिन जब कभी न्यायपालिका अपने अधिकारों से आगे बढ़कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देने लगती है तो उसे नाम क्या दिया जाता है? न्यायिक सक्रियता। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब अपन को एक टॉपिक पर डिस्कस करना है। वो टॉपिक क्या है कि 32 के तहत हाई कोर्ट भी 5 रिटें निकाल रहा है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 रिटें निकाल रहा है और 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 रिटें निकाल रहा है। दोनों के नाम सेम है लेकिन उनकी व्यवस्था और प्रकृति में अंतर है। तो जो अंतर है वो देख रहे हैं। चलिए तो इन पांचों का अंतर देखते हैं, है ना, कि 5 रिटें जो निकाली जाती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, दोनों न्यायालय निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर, सुप्रीम कोर्ट निकालता है अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट निकालता है अनुच्छेद 226 के तहत। पहला अंतर। क्लियर? दूसरा अंतर, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर निकालेगा। जब सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों का क्या होगा? उल्लंघन होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ निकालता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। क्लियर? लेकिन हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ, है ना, मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी ये रिटें क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। तो एक अंतर ये मेन याद रखिएगा कि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी 5 रिटें जारी कर सकता है। तो पहला अंतर, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। दूसरा अंतर, सुप्रीम कोर्ट निकालेगा सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के उल्लंघन पर भी ये रिटें जारी कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ये रिटें जारी करने के लिए बाध्य है ना। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट रिटें जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, वो मामले को सुलझाने के लिए अन्य कोई उपाय भी क्या कर सकता है? बता सकता है। क्लियर? चौथा अंतर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध, है ना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध किसी भी कंडीशन में उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट जारी नहीं कर सकता है। तो ये मेन अंतर है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो 5 रिटें निकाली जाती हैं, ध्यान रखना, है ना, वो पांचों रिटें अगर हम देखें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निकालता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो पहला अंतर, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 के तहत। दूसरा अंतर, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर निकालेगा, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के उल्लंघन पर भी रिटें जारी कर सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये रिटें जारी करने के लिए बाध्य है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ये रिटें जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, अन्य कोई मामला या उपाय भी बता सकता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें निकाल सकता है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध किसी भी कंडीशन में प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें नहीं निकाल सकता है। क्लियर? तो ये थे हमारे मूल मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, मूल मौलिक अधिकार। लेकिन जिस दिन मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो को आपने देखा होगा,
तो मैंने कहा था कि भारतीय संविधान के, है ना, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में, ध्यान देना, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का ये वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लेकिन जब हम मूल मौलिक अधिकारों को देखते हैं कि मूल कौन से हैं, है ना, तो मूल मौलिक अधिकार हमारे प्रारंभ होते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, है ना। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, है ना। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। क्लियर? जो पांचवा मौलिक अधिकार है जिसे हम नाम देते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 एवं 30। छठवां जो मौलिक अधिकार है जिसे हम नाम देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। क्लियर? तो एक अनुच्छेद यहां से गायब हुआ जिसका नाम है अनुच्छेद 31। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, कि अब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 नहीं है, विलोपित कर दिया गया है ना। और कल कहा था मैंने कि मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, है ना, संविधान के अनुच्छेद 32 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, जो कि अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्लियर? तो हम यहां कह रहे हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, है ना। मौलिक अधिकार कितने? 6, और ले कहां से रहे हैं? 14 से 32। क्लियर? एक अनुच्छेद यहां बीच में गायब है जिसे हमने 300 का में पहुंचा दिया, तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, दो अनुच्छेद यहां से गायब हैं, एक है अनुच्छेद 12 गायब, ठीक है, और एक है अनुच्छेद 13 गायब। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं समझा चुका हूं आपको, है ना। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, समझाइए, आपको पूरा वीडियो डला है ना। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या कम करने की प्रक्रिया या व्यवस्था का वर्णन है। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गए, समझ में आ रहा। भाग 3 में 12 से 35 है, लेकिन मूल मौलिक अधिकार 14 से 32 है। 31 बीच में गायब है जो 300 का पहुंच चुका है, 2 यहां से गायब हैं, तो 12 में राज्य की परिभाषा है, मैंने समझाई थी आपको, 4 टेबल बना के पूरा। 13 में मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण या असंगत करने की विधियों का वर्णन है, असंगत भी कर सकते हैं, असंगत करने की विधियों का वर्णन है। तो अब हमारे पास 32 से लेकर कौन कौन से अनुच्छेद बचे? अनुच्छेद 33, है ना, एक बचा अनुच्छेद 34, ठीक है, एक बचा अनुच्छेद 34 और एक बचा अनुच्छेद 35। क्लियर? ये 3 अनुच्छेद बचे, तो ये तीनों अनुच्छेद क्लियर करना है। क्लियर? अनुच्छेद 33 क्या कहता है, समझिएगा। हमारे देश में जो सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा बल मतलब कुछ भी, आर्मी, सेना के तीनों भाग, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, है ना, फिर आंतरिक सुरक्षा के बीएसएफ, है ना, एसटीएफ, राज्यों की पुलिस, होमगार्ड, है ना, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, अगर इन सभी सुरक्षा बलों को सारे के सारे मौलिक अधिकार दे दिए जाएं तो क्या देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी? नहीं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने का अधिकार है ना, लेकिन क्या पुलिस सिस्टम को या सुरक्षा बलों को बोलने का अधिकार है? नहीं, है ना। कभी देखा आपने कि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने देश के मंत्री को और प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल रहा है? बोल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के मूल संविधान में अगर देखें तो अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 33 व्यक्तियों को नहीं है, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह देश के समस्त सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को क्या कर दे? सीमित कर दे। क्लियर? उन्हें सारे अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 33 के द्वारा भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह समस्त सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दे या प्रतिबंधित कर दे। हो गए। अनुच्छेद 34 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 34 कहता है कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ मतलब आर्मी कानून, है ना, मार्शल लॉ लागू है, तो मार्शल लॉ लागू क्षेत्र में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? सीमित कर सकती है, यानी आर्मी का क्षेत्र।
ये हो गया पुलिस और सशस्त्र बलों का क्षेत्र, ये हो गया आर्मी का क्षेत्र। और अनुच्छेद 35 तो आपको पता ही है ना। अनुच्छेद 35 के द्वारा भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसके लिए संसद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को बचाने के लिए 35 के तहत संसद को कानून बनाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। तो अब क्लियर हो गया पूरा भाग 3, क्लियर। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, क्लियर, ठीक। यहां पर मूल मौलिक अधिकार 6 हैं जो अनुच्छेद 14 से लेकर कहां तक है, अनुच्छेद 32 तक। तो 2 अनुच्छेद यहां से हट रहे हैं। पहला समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23-24, धार्मिक 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29 से 30, संवैधानिक उपचार 32। 31 यहां से हटा, कहां चला गया, 300 का में 2 यहां से आ रहे हैं, 12 राज्य की परिभाषा, 13 मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या असंगत। अब अपन देखते हैं 33, 34 और 35। तो मैंने 33 में कहा है कि अनुच्छेद 33 के द्वारा भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों को क्या कर दे, सीमित कर दे। अनुच्छेद 34 के द्वारा भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि जो आर्मी क्षेत्र है जहां पर मार्शल लॉ लागू है उस क्षेत्र पर मौलिक अधिकारों को क्या कर दे, सीमित कर दे। अनुच्छेद 35 के द्वारा भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों को सुरक्षा करने के लिए कानून का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो ये थे हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार। आज का संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। मौलिक अधिकार आज से पूरे होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।